सोचो, अगर आज बीटीएस एग्जिस्ट ही ना करता तो के-पॉप का सीन कैसा होता। शायद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बीटीएस का सक्सेस प्लान था, कि फेम उन्हें आसानी से मिल गया। लेकिन पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर आज हम वो स्टोरी बताने जा रहे हैं जो हर फैन को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ म्यूजिक की नहीं, सर्वाइवल की है। बीटीएस एक ऐसे टाइम में डेब्यू हुआ जब उनके पास ना बिग कंपनी थी, ना पावरफुल कनेक्शंस, ना ही इंडस्ट्री का सपोर्ट। बीटीएस एंटरटेनमेंट उस वक्त एक छोटी सी कंपनी थी जिसे ज्यादा लोग सीरियसली ही नहीं लेते थे। 7 लड़के, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्ट्रगल्स, लेकिन एक कॉमन ड्रीम, खुद को प्रूव करना। उनके अर्ली डेज में बीटीएस को लोग अक्सर इग्नोर कर देते थे। म्यूजिक शोज पर उन्हें ऑकवर्ड टाइम स्लॉट्स मिलते, इंटरव्यूज में सवाल कम होते, और बैकस्टेज रिस्पेक्ट वो भी बहुत लिमिटेड। बहुत से फैंस ये नहीं जानते कि बीटीएस ने अपनी शुरुआती जर्नी में फाइनेंशियल प्रेशर भी फेस किया। कभी कभी मील्स लिमिटेड होते, प्रैक्टिस आवर्स एंडलेस होते, और फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर। इस सब के बावजूद बीटीएस ने गिव अप नहीं किया। उनका सबसे बड़ा वेपन था ऑनेस्टी। जब बाकी आइडल्स परफेक्ट इमेज दिखा रहे थे, बीटीएस अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना पेन और अपने डाउट्स ओपनली म्यूजिक में डाल रहे थे। उनके लिरिक्स सिर्फ कैची नहीं थे, वो रियल थे। यूथ प्रेशर, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, बीटीएस ने वो बातें कहीं जो फैंस खुद महसूस कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जहां बीटीएस ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने वेस्टर्न ट्रेंड्स कॉपी करने के बजाय अपनी कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, जब बीटीएस थोड़ा सा ग्रो करने लगा तो क्रिटिसिज्म भी ग्रो हुआ। लोग उन्हें टेम्परेरी कहने लगे, उनके फैंस को ओवर रिएक्टिंग बोला गया, और उनके सक्सेस को लक का नाम दिया गया। सोचो, इतना प्रेशर एक साथ, हेट, एक्सपेक्टेशंस, अनसर्टेनिटी, और फिर भी स्टेज पर मुस्कुराना। यहीं से बीटीएस की स्टोरी सिर्फ स्ट्रगल से आगे बढ़ती है। ये स्टोरी बन जाती है रेजिलियंस की, टीम वर्क की, और एक ऐसे बॉन्ड की जो टाइम के साथ टूटने के बजाय और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जब बीटीएस ने ग्लोबल अटेंशन लेना शुरू की तो सब कुछ सडनली ईजी नहीं हो गया। एक्चुअली चैलेंजेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। इंटरनेशनल सक्सेस के साथ लैंग्वेज बैरियर का प्रेशर आया। लोग कहते थे, ये इंग्लिश में क्यों नहीं गाते। लेकिन बीटीएस ने अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उन्होंने प्रूव किया कि इमोशंस को समझने के लिए लैंग्वेज जरूरी नहीं होती। आर्मी सिर्फ फैन बेस नहीं बना, आर्मी एक सपोर्ट सिस्टम बन गया। और बीटीएस ने भी कभी फैंस को सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं किया। उनका कनेक्शन रियल था, डायरेक्ट, ऑनेस्ट और रेस्पेक्टफुल। एक और चीज़ जो बीटीएस की स्टोरी को स्पेशल बनाती है वो है उनका टीम माइंडसेट। इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के बावजूद बीटीएस हमेशा ग्रुप को प्रायोरिटी देता रहा। कोई ईगो वॉज नहीं, कोई पब्लिक ड्रामा नहीं। उनका लीडर आरएम सिर्फ स्टेज पर नहीं, ऑफ स्टेज भी ग्रुप को बैलेंस करता रहा। जिन ने ह्यूमर और स्टेबिलिटी दी, सुगा ने ऑनेस्टी और डेप्थ, जे होप ने एनर्जी और डिसिप्लिन, जिमिन ने इमोशन और ग्रेस, वी ने यूनिकनेस और चार्म, और जंगकुक ने कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंटल नहीं था। बीटीएस ने टाइम के साथ इवॉल्व किया लेकिन अपनी रूट्स नहीं भूली। उनका म्यूजिक डार्कर भी हुआ, मैच्योर भी, लेकिन ऑनेस्टी कभी गायब नहीं हुई। इसीलिए जब लोग पूछते हैं बीटीएस इतने सालों बाद भी रेलेवेंट क्यों है, तो जवाब सिंपल है, क्योंकि बीटीएस ने कभी सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए। उन्होंने लोगों को समझा, उनके इमोशंस को वैलिडेट किया, और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज बीटीएस इन कैन से ज़्यादा एक लेगेसी है। उनकी स्टोरी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, ये स्टोरी हर उस इंसान की बन चुकी है जो कभी डाउट, प्रेशर या रिजेक्शन से गुजरा हो। और शायद इसीलिए बीटीएस की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगी हो तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडल्स की तारीफ नहीं करते बल्कि उनकी रियल जर्नीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।